अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं छठे सेमेस्टर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इन जो छोटे छोटे पोर्शन हैं इन पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पास SSP1 सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 की एक मुकम्मल तौर पर सीरीज़ है। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ एसएसपी क्या है। एसएसपी का मतलब क्या है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। क्या है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। अब देखें, जिस तरह हमें नाम से पता लग रहा है सॉलिड, एक होता है हमारे पास गैस होती है, एक लिक्विड होती है, एक सॉलिड होता है। हम जानते हैं गैस में पार्टिकल्स ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, लिक्विड में कम डिस्टेंस पर होते हैं, और सॉलिड में एक डेफिनेट शेप बन जाती है। ओके। तो तो अब जो इस सीरीज में हम इस प्लेलिस्ट में क्या देखेंगे कि जो हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, तो इसमें हमारे पास जानते हैं हमारे पास क्रिस्टल है या मटेरियल है या क्रिस्टल लैटिस है। तो हम जानते हैं सभी हमारे पास एटम्स हैं, एक डेफिनेट शेप में होते हैं हमारे पास। ओके। ये हमारे पास क्या है? हम कहते हैं हमारे पास मटेरियल क्रिस्टल है या क्रिस्टल लैटिस है। तो इसमें हमारे पास एटम्स है। तो जो क्रिस्टल के अंदर, मटेरियल के अंदर जो क्लोज्ड, जिनका डिस्टेंस कम होता है, यानी कि हम जानते हैं कि सॉलिड में डिस्टेंस कम भी होता है, यानी कि एटम्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। ओके। इनकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में जो करते हैं हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में करते हैं कि जो हमारे पास साइंटिस्ट होते हैं वो क्या कहते हैं कि ये मटेरियल इस वक्त यूज़ करना है, इस वक्त यूज़ नहीं करना, ये हार्डनेस है, इसके ये सॉफ्टनेस है, इसके बल्क मॉडुलस रेशियो ये है, ये स्ट्रेस में आता है या नहीं, ये स्ट्रेन ऑक्यूपाई कर पाता है या नहीं। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसके अलावा डाई सुपर कंडक्टर में आ जाता है, कंडक्टर आ जाता है, इंसुलेटर आ जाता है, डाई इलेक्ट्रिक आ जाता है, सेमी कंडक्टर आ जाता है। तो ये इन तमाम बेसिस की बुनियाद पर हर एंगल से देखने के बाद हम चूज़ करते हैं, देखते हैं कि क्या आया या मटेरियल हम इसको यूज़ कर पाएंगे या नहीं। और हाँ, अगर यूज़ कर पाएंगे तो किस स्पेसिफिक टाइप में, किस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, किस स्पेसिफिक हम इसको हम यूज़ कर पाएंगे या नहीं। तो इन तमाम बातों को हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में स्टडी करते हैं। अच्छा, इधर एक बात याद रखिएगा कि जो हम पाँचवें सेमेस्टर में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स 1 को स्टडी किया है, और अब हमने छठे सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स 2 को स्टडी किया हुआ है। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स दोनों इकट्ठे थे। क्या थे? दोनों इकट्ठे थे। यानी कि जो इनका नाम था वो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स था। लेकिन अब चूंकि सॉलिड फिजिक्स में, स्टेट फिजिक्स में इतना नॉलेज हो चुका है, इतनी ये माइनर लेवल पर चले जा चुकी है कि इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक्स से अलग करना पड़ा है। इसको अलग एक ऐसा फील्ड के तौर पर इसको हमने रिप्रेजेंट करना पड़ा है ज़रूरत के तहत। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने अलग कर दिया, सॉलिड स्टेट को हमने अलग कर दिया। पहले दोनों एक ही बुक्स थी, लेकिन अब हम दोनों अलग अलग बुक्स के तौर पर इसको हम डिफाइन करते हैं। तो इसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम तमाम बुक्स का सहारा लेते हैं। हम इसमें सेमी क्लासिकल मैकेनिक्स का भी सहारा लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो हमने EMT1 जो हमने पाँचवें सेमेस्टर में स्टडी किया है, और अब छठे सेमेस्टर में हमने EMT2 स्टडी की है, तो इसका भी सहारा लेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स 1 जो हमने पाँचवें सेमेस्टर में 1, और क्वांटम मैकेनिक्स 2 जो अब हमने छठे सेमेस्टर में स्टडी किया है। तो इन यहाँ के दो अदर बुक्स हैं, क्लासिकल है, मॉडर्न फिजिक्स है। तो इन तमाम बुक्स का हम सहारा लेकर सॉलिड स्टेट फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओके। अब यहाँ एक मिसाल है ना कि जो हमारे पास मशीन की सुई होती है, एक नीडल से लेकर, एक सुई से लेकर, जो हमारे पास बड़े बड़े जहाज होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, तो उसमें क्या होता है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स का कंसेप्ट सीधे यूज़ होते हैं ना। चले अगर तो दूसरी बुक्स भी यूज़ होती हैं ना, लेकिन सॉलिड स्टेट फिजिक्स को भी देखें ना कि आया एक जो नीडल है वो किस मटेरियल की बन रही है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। जो सुई होता है ना, सुई धागा वाला, मैं उस नीडल की बात कर रहा हूँ। ओके। जो हम मशीन में यूज़ करते हैं कि वो किस मटेरियल की होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, तो वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो वो हमको किस तरह उसमें हम दूसरे सेमीकंडक्टर्स को इंड्यूस करेंगे या नहीं, एज अ
यानी पॉजिटिव या फिर एज ए नेगेटिव बनाने के लिए उस मटेरियल को। तो ये तमाम बातें हम देखना छोटी सी चीज़ लेकर, अब जो हमारे पास ये मोबाइल ले लें, मोबाइल ले लें, अब ये पेज ले लें, तो ये देखिए पेज है हमारे पास। तो अब पेज भी ज़ाहिर बात है हर एक मटेरियल का ना बन सकता। तो इसके लिए भी हर कोई मटेरियल एक स्पेसिफिक मटेरियल होता है, अगर स्पेसिफिक नहीं है तो अगर ज़्यादा मटेरियल है तो किस तरह हम कंबाइन करना पड़ेगा, तो फिर किस तरह हम उसको हम इंडस्ट्री में यूज़ करेंगे, तब जाकर मेरे पास ये कागज़ बनता है। तो आया के मतलब इन सिंपल वर्ड्स यही है कि सोलर फिजिक्स हर एक एस्पेक्ट में, ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट में यूज़ होता है। ये तो हमने मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात की है, क्लासिकल लेवल की बात की है, माइनर लेवल पर, क्वांटम लेवल पर भी सोलिड स्टेट फिजिक्स की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ओके, कि जो हमारे पास एटम होते हैं, एटम के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी होते हैं पार्टिकल, नैनो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, तो वो भी हम सोलिड स्टेट फिजिक्स में स्टडी करते हैं। फिर देखना, अब जो एक कंपाउंड है, एलिमेंट है, एटम है, तो उसकी प्रॉपर्टी को हम किस तरह जांचते हैं, इसी तरह जांचते हैं। तो उस एटम में के जो क्वांटम पार्टिकल्स है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नाम देते हैं, या और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, तो उनके प्रॉपर्टीज़ को माइनर लेवल पर, क्वांटम लेवल पर स्टडी करने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं ना कि ये क्रिस्टल, ये मटेरियल, ये एटम, ये एलिमेंट, ये कंपाउंड इस कैटेगरी में हम यूज़ कर सकते हैं या यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो ये तमाम चीज़ें हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में स्टडी करते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमारे पास दो क्लासिफिकेशन आ जाती है। एक क्रिस्टलाइन आ जाती है, ये वो ही बातें हैं यानी कि जो हम स्टडी कर चुके। एक अमोर्फस होती है। ओके, तो सिंपल वर्ड में क्रिस्टलाइन वो ये कंपाउंड्स होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं, वो क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें एटम्स एक स्पेसिफिक रेंज में होते हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि स्पेसिफिक डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं। अब ये देखें, एक ही क्रिस्टल है, तो हाँ अगर हम यहाँ हैं तो हमें पता होगा कि इसका इधर कितना डिस्टेंस है, इसका इधर कितना डिस्टेंस है, इसके ऊपर, इसका नीचे। तो इस क्रिस्टलाइन को, जिसमें हमें पता होता है कि एक एटम का दूसरे एटम के साथ, उस दूसरे एटम का तीसरे एटम के साथ डिस्टेंस कितना है, तो उसको हम क्रिस्टलाइन क्रिस्टल का नाम देते हैं। और अमॉर्फिक क्रिस्टल वो होते हैं जिसमें हमें नहीं पता होता कि एक एटम का दूसरे एटम से कितना डिस्टेंस है, कम है या ज़्यादा है या बहुत कम है, तो उसमें हमें नहीं पता होता। तो अच्छा, अब हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिस्टल बनता कैसे है। जो भी मेन बात है वो तो हम भूलने लगे थे। क्रिस्टल कैसे बनता है? ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक लेटिस होती है प्लस एक बेस होती है। अब इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहते, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारा वतन अजीज़ मुल्क है। तो अब इसके अलावा और भी कई ममालिक में, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी और यूरोप ममालिक में भी, सऊदी अरब में मुसलमान बसते हैं। तो मुसलमान, आप लोगों ने देखा होगा कि बाद उसका तस्बीह लेते हैं। तो तस्बीह पर अल्लाह अल्लाह सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूद पाक की कोई ना कोई इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। तो अब जो तस्बीह है, ये मेरे पास जो तस्बीह है, वो क्या होती है, सर्कल में होती है, गोल दायरे में होती है। हाँ, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई किसका कलर कम है, कोई होता है, किसका कलर कोई होता है, किसी में जो ये दाने होते हैं वो मोटे होते हैं, किसी में ब्रीक होते हैं, किसी में ये वर्टिकल होते हैं या हॉरिजॉन्टल होते हैं, मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं। तो अब जो हमारे पास ये धागा है ना, जिस धागे पर हमने इन दानों को पड़ा हुआ है, वो धागा लैटिस होता है। जो दाने ऊपर हमने पड़े होते हैं वो हमारे पास बेसिस होता है। इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो तब जाकर हमारे पास तस्बीह बनती है, तब जाकर हमारे पास क्रिस्टल बनता है। बिल्कुल यही सेम एग्जांपल हम अपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी अप्लाई करते हैं। ओके, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में सिंपल क्यूबिक शेप आ जाती है, एफसीसी आ जाती है, फेस सेंटर क्यूबिक है, बीसीसी आ जाती है, बेस सेंटर क्यूबिक है। तो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखें, जो मेरे पास है ना, जब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना किटल की बुक में से, तो एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक पर बात करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो खैर, जो बेस है वो हमारे पास इस तरह होती है। तो अब जो हमारे पास है, ये भी होगा, ये भी हो गया। तो अच्छा जी, अच्छा यहाँ देखें, लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं प्रिमिटिव लैटिस सेल क्या होता है। तो लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर्स क्या होते हैं, आप मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये हमारे पास क्या क्रिस्टल है, ये कौन सा क्रिस्टल है जी बताइए। ये हमारे पास क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम यहाँ हैं तो हम जानते हैं इधर भी डिस्टेंस कितना है, इधर डिस्टेंस कितना है, इधर यहाँ फिक्स डिस्टेंस है, हम जानते हैं। ये क्रिस्टलाइन क्रिस्टल होगा, क्रिस्टलाइन
क्रिस्टल होगा। ओके, अगर डिस्टेंस हमें पता नहीं होगा कि एक एटम का दूसरे एटम के साथ सराउंडिंग की कितना कम है या ज़्यादा, तो हमारे पास अमोर्फिस में कैटेगरी में आ जाता है। खैर, ये मेरे पास है, तो अब हम कहते हैं ये मेरे पास ओरिजिन है, तो ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है। ओके, तो हम कहते हैं कि ये मेरे पास कोई पॉइंट ए है। ओके, तो अब ये इस ओरिजिन से यहाँ तक जो मेरे पास डिस्टेंस है उसको हम आर से शो कर देते हैं। अब इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट तक जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? जाने को तो जा सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक ला के जाएंगे ना। यानी कि मिसाल के तौर पर अब यहाँ देखिए, हम कहेंगे कि 3b होगा। ओके, ये मेरे पास वेक्टर्स हैं। अब हम कहेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 4 मरतबा ए का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा और 3 मरतबा हमें बी का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। यानी कि बी का 3 मरतबा, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ अगर 3b हो जाता है तो 4 मरतबा हमें ए का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। 1 2 3, तो सॉरी एक और आता है इधर हमारे पास 4, इस तरह ये हमारे पास ए है। चलें इसको ना रहने दें, तो इधर भी 3 लगा दें, फिर 3a और 3b ही। ओके, तो अगर हम 3a का डिस्टेंस तय करेंगे, 3b का डिस्टेंस तय करेंगे, तब जाकर हम इस पॉइंट ए तक पहुंच जाएंगे। तो अब जो हमारे पास ए बी होते हैं ना, ये जो हमारे पास होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर्स या लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर्स या फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स, हम इन्हीं वेक्टर्स को कहते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि जो हमारे पास प्रिमिटिव लैटिस सेल क्या होता है, तो पहले हमें यूनिट सेल का पता होना चाहिए। यानी कि आप देखना, अगर मैं बात करूँ क्रिस्टलाइन क्रिस्टल की, तो अब इधर देखें, ये हमारे पास है। ओके, इस तरह हमारे पास इसको हमने अटैच किया, या हम सिंपल डेफिनेशन की बात करने लगे हैं, तो एक और मैं अटैच कर देता हूँ। ओके, इस तरह। ओके, एक और मैं ये कर देता हूँ, एक और मैं कर देता हूँ, एक और कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, एक देखिए स्पेसिफिक रेंज में हमारे पास एक डायग्राम बनेगी। इसको मैं किस तरह समझाऊँ आप लोगों को? यही एग्जांपल सही रहेगी, क्योंकि अब ये देखें ना, अब ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है ना। तो अब अगर इसमें से एक को मैं बाहर निकालूँ, इसको मैं बाहर निकालूँ, ये है हमारे पास पोर्शन। ओके, तो ये इस जैसे तमाम हमारे पास शेप्स है ना, तो इस जैसी तमाम शेप्स को जब मैं इकट्ठा किया तो मेरे पास एक क्रिस्टल बन गया, जिसको मैं क्रिस्टलाइन क्रिस्टल का नाम देता हूँ। तो अब ये मेरे पास यूनिट सेल। अब देखना, जब हम दीवार बनाते हैं, ओके, तो दीवार बनाते हैं तो ये क्या ईंटें लगाई हुई, ब्रिक्स लगाई हुई हैं। तो जिस तरह की एक दीवार चले एक ये यहाँ से एक ईंट को ब्रिक को बाहर निकाल लेते हैं, तो जिस तरह की एक ईंट है उसी तरह के बाकी ईंट्स है ना। ओके, तो अब ये हमारे पास क्या यूनिट सेल है, क्या है? यूनिट सेल है। तो अब अगर इसमें से या इसमें से जिस ईंट का या इसमें से जिसका वॉल्यूम सबसे कम होगा ना, उसको हम प्रिमिटिव सेल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? प्रिमिटिव सेल का नाम देते हैं। ओके, है एक्चुअली ये यूनिट सेल ही है, लेकिन जिसका वॉल्यूम सबसे कम होगा उसको हम प्रिमिटिव सेल का नाम देंगे। ओके, और इसका अगर इसको हम ये ब्रिक है, इसको अगर हम डिनोट करेंगे वेक्टर से, ये ए वेक्टर से और ये बी वेक्टर से डिनोट, तो अब इन वेक्टर्स को हम प्रिमिटिव वेक्टर्स का नाम देंगे। ओके, पहले हम सिर्फ सिंपल नाम था इनका। अच्छा, जिस एक इस्लामी पॉइंट से इसकी एग्जांपल ले लें, जिस तरह देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो हमारे यहाँ प्यारे आका नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इनके बाद कोई नबी भी नहीं आएगा, कोई ज़िली शिली नबी नहीं होगा। ओके, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का एक इरशाद हदीस है कि मेरी मिसाल इस तरह है कि जिस तरह एक इमारत है, उस इमारत के आगे पीछे यानी कि दीवारों के आगे पीछे सब कुछ नज़र आ रहा है। ओके, तो उस इमारत में जब कोई उसको देखने लगता है तो उसको एक एक ईंट महसूस होती है कि एक इस इमारत में एक ईंट नहीं है। जो भी इस इमारत को कोई शख्स देखता है तो कहता है इस इमारत बहुत सोहनी है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें एक ईंट नहीं है या स्पेस है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो ईंट मैं ही हूँ। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी नहीं आएगा।
एक जगह पर और फरमाया कि अगर बार मेरे पास कोई नबी होता तो वो हज़रत उमर होते। ठीक है ना। तो अब जो ये एक ईंट है ये मेरे पास क्या है, यूनिट सेल है। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह एज अ मुस्लिम हमारा अकीदा का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। तो जो कादियानी शादियानी है इनका कोई भी इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। खैर, ये हमारे पास सोलिस्टर फिजिक्स की सीरीज़ है। तो आने वाली वीडियोस में इंशाअल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास पहला चैप्टर है कीटरी की बुक है, तो यहाँ से हम जो सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कीटरी बुक से, जो कि बरैगज़िला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी की बुनियाद पर हम नेक्स्ट वीडियोज़ को लेकर चलेंगे। ओके, तो यहाँ देखें, हाँ जो अब हम वीडियो नंबर 8 पर पहुँचेंगे तो हम यहाँ प्रिमिटिव सेल को भी देखेंगे, नॉन प्रिमिटिव सेल्स को भी देखेंगे। तो ये मेरे पास मुकम्मल सीरीज़ है सॉलिड स्टेट फिजिक्स की SSP1 की। ओके, तो ये मेरे पास है। तो इजाज़त दीजिए, तब तक चलिए, अल्लाह हाफिज़।